सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका वीकली टेस्ट विज्ञान का होने वाला है, उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ आपका वीकली टेस्ट के लिए नहीं, आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, 10th क्लास के दोस्तों के साथ। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 10 फुल मार्क जो रहेगा आपका 40 और समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट और विषय विज्ञान। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज के पहला प्रश्न को। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, बस एक क्लिक ही तो करना है, आप लोग कर सकते हो। देख लेते हैं पहले प्रश्न को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन है 2 × 10 यानी कि 2 नंबर का 10 क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला प्रश्न हमारा, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है, यानी कि जो पत्तियाँ जो मुरझा जाती है वो किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो FCC का अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है FCC का अम्ल। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन बोल रहा है, यानी कि आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, एल्युमिनियम। तब लोगों को पता होगा, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C आयोडीन। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन जो होता है उसका स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि था। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C पीयूष ग्रंथि। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा किया जाता है, द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है फल बेचने वालों के द्वारा। FCC का अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। तो इसका जो 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है उसका उपयोग किया जाता है फल बेचने वालों के द्वारा फल को पकाने के लिए, ठीक है। सो 5 नंबर क्वेश्चन में, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन अभिक्रिया भोजन का पाचन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा के SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा के SI मात्रक क्या है? तो वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो वोल्ट जो होता है हमारा विभव का मात्रक होता है, ओम जो होता है वो ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C यहाँ पे C होगा, एम्पियर। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I² IR², VI या फिर V²R। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D V²R। तो नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर A प्रमस्तिष्क, B मध्य मस्तिष्क, और ऑप्शन C में मेरुरज्जु, या ऑप्शन D अग्र मस्तिष्क। तो इसका जो 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D अग्र मस्तिष्क, जो कि मुख्य सोचने वाला भाग होता है। तो नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है? यानी कि जो मान लो कोई परिपथ है, इसमें से विद्युत धारा गुजर रही है, तो इसका जो प्रतिरोध है, इधर से इधर विद्युत धारा जा रही है, इसका जो प्रतिरोध है इसको दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा विद्युत धारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर A में आधा। तो नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये जो नियंत्रित होता है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु, मेडुला या फिर
पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेडुला। सो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। और एक बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों का वीकली टेस्ट के क्वेश्चन में पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं सब्जेक्टिव यानी कि 2-2 नंबर का पहला प्रश्न को, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, यानी कि विद्युत परिपथ के डिफिनेशन को आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि जो सतत तथा बंद पथ होता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन सी का 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो नेक्स्ट सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन यानी कि पहला प्रश्न को देख लेते हैं सेक्शन सी का। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है, यानी कि जो छुई मुई पादप में आप लोगों ने देखा होगा उसमें पतियों में उसकी गति होती है तथा हमारी टांगों में होने वाली गति जो हम चलते हैं के तरीके में क्या अंतर है, यानी कि दोनों के बीच क्या अंतर है ही बताना है आप लोगों को। छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पतियों को झुकाकर बंद कर तथा संवेदनाशील का परिचय देती है, यानी कि जब आप छुई मुई के पादप को स्पर्श करोगे तो पतियों को झुका लेती है, यानी कि बंद कर लेती है, संवेदनाशील का परिचय देती है। ऐसा करके पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण पादप कोशिकाएं यह परिवर्तित कर देती है, जबकि हमारी टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है जो अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है। इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के क्या लाभ है, यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के क्या लाभ है। पार्श्वक्रम के लाभ को आपको बताना है, यानी कि 3 नंबर का है तो आप लोग 3 लाभ यहाँ पे बता सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं श्रेणीक्रम में जब एक उपकरण खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा अन्य सभी उपकरण काम नहीं करते। नेक्स्ट दूसरा लाभ को देख लेते हैं। श्रेणीक्रम में धारा एक जैसी रहती है परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। थर्ड, पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, यानी कि पार्श्वक्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन डी का, जो कि 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन होने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बस एक क्लिक तो करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इस उदाहरण के सहित व्याख्या करना है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के माध्यम से होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुँचते हैं और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए 2 हार्मोन हम लोग ले लेते हैं, एक है यानी कि एड्रेनालिन हार्मोन को ले लेते हैं। यह हार्मोन एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, यानी कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है, एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है और शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों में तेज़ी से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह दिल की धड़कन को बढ़ाता है, रक्तचाप को ऊंचा करता है और ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंसुलिन हार्मोन को। सेकेंड है इंसुलिन हार्मोन। यह हार्मोन पैंक्रियास द्वारा स्रावित होता है और रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यह शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश कराकर रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखता है। इन हार्मोन के माध्यम से शरीर के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण संभव होता है। सो ये था हमारा 15 नंबर। तो नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि न्यूमेरिक है।
विद्युत धारा चैप्टर से। एक घर में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर, 200 वाट की टीवी एवं 150 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब लगा है। यह सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, यानी कि ये जो सारे उपकरण हैं प्रतिदिन 8 घंटे चलते ही हैं। 3 रुपये प्रति यानी 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर यानी कि यूनिट की दर से इन्हें 30 दिनों तक चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या है, यानी कि इसको चलाना है कितना 30 दिनों के लिए, तो उसका क्या निकलना है, मूल्य निकालना है विद्युत ऊर्जा का। तो इसको हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर को। कुल विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर क्या क्या है हमारा 400 वाट का रेफ्रिजरेटर और 200 वाट का टीवी 150 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब, ठीक है। तो टोटल जो P हो जाएगा आपका यानी कि पावर हो जाएगा टोटल 800 वाट, यानी कि जब आप लोग जोड़ दो 400 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50 तो आपका हो जाएगा 800 वाट। तो P बराबर क्या होता है 0.800 किलोवाट, ठीक है। सो कुल समय बराबर यानी कि T बराबर कितना ले रहा है, यानी कि प्रतिदिन कितना चल रहा था 8 घंटा, तो कितना 30 दिनों के लिए आप लोगों को निकालना है। तो हमको क्या निकालना है 240 घंटों का मूल्य निकालना है। तो विद्युत ऊर्जा यानी कि P इंटू टी 0.0800 इंटू 240 किलो वाट पर आवर यानी कि यूनिट, यानी तो ये जो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, जब लोग दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 192 किलो वाट आवर यानी कि 192 यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकाल लेते हैं हम लोग। विद्युत ऊर्जा का मूल्य एक यूनिट का मूल्य आपका कितना आ रहा था 3 रुपया दिया हुआ है ऊपर, एक यूनिट का मूल्य 3 रुपया दिया हुआ है। तो 192 यूनिट का निकालना है, कितना का निकालना है 192 यूनिट का निकालना है। तो 192 इंटू 3 यानी कि 192 गुना 3 जब आप करो तो 576 रुपये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो 576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा 16 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।